नमस्ते बच्चों। आज हम इतिहास का चौथा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है आर्थिक विकास। तो देखिए, भारत स्वतंत्र होने के बाद उसका आर्थिक विकास जो है किस प्रकार से होता गया या आर्थिक विकास होने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, ये सभी जानकारी हम इस पाठ में देखने वाले हैं। जो विविध प्रकार की पंचवार्षिक योजना चलाई, उन पंचवार्षिक योजना के बारे में भी विस्तृत में जानकारी हम इस पाठ में देखेंगे। देखिए, भारत की आर्थिक नीति का इस पाठ में हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। इसमें विशेष रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वीकार, उसके बाद पंचवार्षिक योजना, उनकी सफलता विफलता, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 20 सूत्री कार्यक्रम, मिल मजदूरी की हड़ताल और वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति, इन सभी चीज़ों का हम क्या करने वाले हैं, इस पाठ में अध्ययन करने वाले। देखिए, तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? भारत स्वतंत्र होने के पहले से ही हमें किस अर्थव्यवस्था को स्वीकार करना है, इस विषय में विचार मंथन चल रहा था। भारत आज़ाद होने के पहले ही ये सभी चर्चाएं चल रही थी कि हम कौन सी अर्थव्यवस्था का स्वीकार करेंगे। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने किसी भी अर्थव्यवस्था को लेकर अतिवादिता की भूमिका को स्वीकारने के स्थान पर बीच के मार्ग का अवलंब किया। कुछ देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रचलित थी तो कुछ देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था व्यवहार में थी। मतलब कुछ जगह पे पूंजीवादी तो कुछ जगह पे समाजवादी अर्थव्यवस्था। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के कुछ लाभ होते हैं तो कुछ हानियां भी होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के मतलब जो उत्पादन होता है उस उत्पादन के समय निजी स्वामित्व के नियंत्रण में होते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है उत्पादन के साधन समाज अर्थात सरकार के स्वाधीन या सरकार के अधीन होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था निजी और सार्वजनिक ऐसे दोनों क्षेत्रों में कार्य करती है। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है वो सार्वजनिक और प्राइवेट निजी ऐसे दोनों क्षेत्रों में क्या करती है, कार्य करती है। दोनों अर्थव्यवस्था को अपेक्षा जो है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी गई। ये जो दोनों अर्थव्यवस्था जो थी उनके बदले भारत में कौन से अर्थव्यवस्था को प्राधान्यता दी, मिश्रित अर्थव्यवस्था को। और इस अर्थव्यवस्था में हमें तीन भेद दिखाई दिए, तीन प्रकार के भेद दिखाई दिए। उसमें पहला है सार्वजनिक क्षेत्र में। तो सार्वजनिक क्षेत्र में क्या दिखाई दिया, इस क्षेत्र के उद्योग धंधे पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में और प्रबंधन के अंतर्गत होते हैं, जैसे रक्षा सामग्री उत्पादन। देखो, ये जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है, इस सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग धंधे हो वो पूरी तरीके से सरकार के ऊपर या सरकार से नियंत्रित रहते हैं। जैसे रक्षा सामग्री, मतलब जो बंदूकें वगैरह ये सभी चीज़ें जो बनती है वो सभी चीज़ें कहाँ पे, सरकार के नियंत्रण में रहता है। फिर दूसरा है निजी क्षेत्र। इस क्षेत्र के उद्योग धंधे पूर्णतः निजी उद्योजकों के स्वामित्व में रहते हैं। जैसे फिर भी उन उद्योग धंधे पर सरकार का निरीक्षण एवं नियंत्रण होता है। जैसे उपभोक्ता वस्तुएं, जो अभी हम सभी वस्तुओं को इस्तेमाल करते हैं वो वस्तुओं का उत्पादन करने वाली कंपनियां भले ही प्राइवेट हो लेकिन उनके ऊपर सरकार का क्या रहता है, नियंत्रण रहता है। संयुक्त क्षेत्र, इस क्षेत्र में कुछ उद्योग निजी उद्योजकों के स्वामित्व के तथा कुछ सरकारी प्रबंधन के अधीन चलाए जाते हैं। ये जो संयुक्त क्षेत्र है, इस संयुक्त क्षेत्र में कुछ उद्योग कैसे रहते हैं, प्राइवेट, और साथ ही साथ कुछ सरकार के अधीन रहकर चलाने पड़ते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच समन्वय होना आवश्यक होता है। जो हमारी अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसको सही से चलने के लिए इन दोनों में, मतलब सार्वजनिक में और प्राइवेट निजी वैयक्तिक, इनमें सुचारू रूप से या सही तरीके से समन्वय होना आवश्यक है। इस अर्थव्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य यह है कि अधिकाधिक उत्पादन और उसमें बड़ी मात्रा में लोगों का सहभागी होना। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के उत्तम तत्वों का समन्वय साधने का प्रयास किया गया है। लाभ प्राप्ति की प्रेरणा, फिर उपक्रमशीलता, अनुशासन, कालबद्ध नियोजन आदि बातों को मिश्रित अर्थव्यवस्था में उपेक्षित नहीं किया जा सकता। इस अर्थव्यवस्था में देश के हित के बारे में पहले सोचा जाता है या उसके बारे में पहले सोचना चाहिए।
दीर्घकालीन विकास पर अधिक बल दिया जाता है। रक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, सड़कें, रेल, नहरें, बंदरगाह और विमान का निर्माण इन जैसे क्षेत्रों में या इन जैसे क्षेत्रों के लिए बहुत ज़्यादा पूंजी या बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। परंतु ये क्षेत्र बहुत देरी से लाभ देते हैं। मतलब जैसे रेल वगैरह है, विमान सेवा है, सड़कें है, शिक्षा है, इसमें क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है और बल्कि उनसे मिलने वाला जो फायदा है या आर्थिक लाभ जो है बहुत धीरे धीरे या बहुत आराम से देरी से होता है। परिणाम क्या होता है, इस क्षेत्र में निजी उद्योग बड़ी मात्रा में आने नहीं आते। मतलब इसमें क्या होता है, फिर जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो ज़्यादा आगे नहीं आते। ऐसे समय सरकार को ही अगुवाई करनी पड़ती है। ऊपर बताई गई पद्धति के आधार पर भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे का उपयोग कर तथा पंचवार्षिक योजनाओं को अंगीकार कर अपनी विकास यात्रा प्रारंभ की। वर्ष 1973 में बनी आर्थिक नीति के कारण विकास की गति में तेजी आई और इस नीति के अनुसार ही भारी उद्योग, उद्योजक घराने और विदेशी उद्योगों के प्रभाव को नियंत्रण में लाना और प्रादेशिक विकास का संतुलन साधना, इन जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी गई। और जैसे लघु उद्योग, ग्रामोद्योग, घरेलू उद्योग, इनके विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया गया और सहकारिता क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देना प्रारंभ हुआ। तो ये था मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी व्यवसाय इन दोनों का क्या रहता है, एक दूसरे से समतोल रखकर व्यवहार या व्यवसाय किया जाता है। आगे हम देखेंगे पंचवार्षिक योजना। भारत के स्वतंत्र होने तक विदेशी सत्ता ने भारत का पूरा आर्थिक शोषण किया था। भारत आज़ाद होने के पहले जो विदेशी सत्ता, ब्रिटिश लोग जो थे सत्ता में, उन्होंने पूरी तरीके से भारत का आर्थिक शोषण कर लिया था। देश के सामने दरिद्रता, बेरोजगारी, जनसंख्या में होने वाली वृद्धि, निम्न स्तर का जीवन स्तर, फिर कृषि और उद्योग धंधे, अल्प उत्पादन क्षमता तथा ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी ज्ञान से संबंधित पिछड़ापन, इन जैसे विकट और गंभीर समस्याएं सामने थी। उनको हल करने के लिए योजनाओं की आवश्यकता करनी बहुत ज़्यादा जरूरी थी। वर्ष 1950 में भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया। उसमें हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस योजना आयोग के अध्यक्ष थे। इस योजना आयोग में 5 वर्षों की योजना तैयार की, जिसमें कृषि और ग्राम का विकास होगा, संतुलित औद्योगिकरण और न्यूनतम जीवन स्तर का प्रावधान होगा, जिसमें योजनाओं की रूपरेखा बनाने और कार्यान्वयन में लोगों का प्रतिभाग होना होगा और प्रत्येक व्यक्ति का विकास होगा। मतलब 5 वर्ष की योजना बनाने का उन्होंने तय किया, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने क्या किया कि उस 5 वर्ष में जो खेती, फिर जो गांव है, संतुलित उद्योग धंधे है, जो न्यूनतम, जो निचला जीवन स्तर है, उसको, उन सभी को अच्छा बनाने के लिए 5 वर्षों की ये जो कालावधि में क्या किया गया, इसी योजना बनाई कि जिसमें सभी का क्या हो, विकास हो, प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो। फिर इस योजना आयोग का मौलिक सिद्धांत क्या था, ये पंचवार्षिक योजना जो है उसका सिद्धांत क्या है। किसी देश के समग्र संसाधनों को, अगर किसी भी देश का समग्र पूरी तरीके से जो संसाधन है उनका अनुपातबद्ध वितरण और वहाँ के मनुष्य श्रम का उचित उपयोग उस देश की जनता को आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किया जाना चाहिए। यह योजना आयोग का मौलिक सिद्धांत था। मतलब उनका मुख्य सिद्धांत क्या था कि जो वहाँ के जो मनुष्य है उनका श्रम का उचित उपयोग जो है उस देश की जनता की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किया जाए। अभी देखिए योजना आयोग के उद्देश्य यहाँ पे पॉइंट में दिए गए हैं। भारत के योजना आयोग के सामान्य उद्देश्य इस प्रकार से थे। भारत का जो योजना आयोग था उसके उद्देश्य देखिए, पहला है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। क्या मेन उद्देश्य की जो भारत की देश की जो इनकम है उसमें वृद्धि हो। दूसरा है मूलभूत उद्योग धंधों को वरीयता देकर शीघ्र गति से औद्योगिकरण करवाना। फिर कृषि उत्पादनों में वृद्धि लाना, जिसमें देश खाद्यान्न के विषय में आत्मनिर्भर बन सके। फिर जो कृषि उत्पादन है, जो खेती के जो विविध प्रकार के उत्पादन है उनमें वृद्धि करना, बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराना और देश के मनुष्य श्रम का पूर्णता
उपयोग कर लेना। जो भारत देश में जो मनुष्य लोग या फिर जितने सारे लोग हैं उनको रोजगार देकर उनके श्रम का पूर्ण रूप से उपयोग करना, आय और संपत्ति के बीच उत्पन्न विषमता को दूर करना, फिर वस्तुओं के मूल्य स्थिर स्तर पर रखना, जो वस्तुओं की कीमत है, मूल्य है, वो योग्य रखना, स्थिर रखना। इस तरह के जो है यहाँ पे देखो और है परिवार नियोजन के माध्यम से बढ़ती जनसंख्या की रोकथाम करना, फिर दरिद्रता को दूर कर जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, फिर सामाजिक सेवाओं का विकास करना, आर्थिक क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाना। ये सभी जो है इन पंचवार्षिक योजना के क्या थे, सिद्धांत थे। अभी देखो ये सिद्धांत किस तरह से पूरे किए गए। अभी प्रथम पंचवार्षिक योजना कब हुई, 1951 से लेके 1956 तक, 1951 से लेके 1956। इस योजना के अंतर्गत कृषि, सामाजिक विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा संसाधन, ग्रामीण एवं लघु उद्योग, बड़े उद्योग और खनिज संसाधन, परिवहन एवं दूरसंचार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर व्यय किया गया। मतलब इन सभी बातों पर, क्योंकि पहली पंचवार्षिक योजना है, इसमें सभी तरह की चीजों का, सभी तरह के बातों का ध्यान में रखना क्या है, जरूरी था। दूसरी पंचवार्षिक योजना देखो 1956 से लेके फिर 1961। इस योजना द्वारा औद्योगिकीकरण का महत्वाकांक्षी उद्देश्य पूर्ण करना था। औद्योगिक, अभी जो पहली बार में खेती, शिक्षा, इन सभी बातों पे ध्यान दिया था, अभी दूसरी पंचवार्षिक योजना में किस पे ध्यान देना जरूरी था, जो औद्योगिकीकरण है। फलता दुर्गापुर, भिलाई, रूरकेला में इस्पात के कारखाने, फिर सिंदरी में रासायनिक खाद कारखाना, फिर चित्तरंजन में रेल इंजन का कारखाना, फिर पेराम्बूर में रेलगाड़ी के डिब्बे निर्माण का कारखाना, विशाखापट्टनम में जहाज निर्माण का कारखाना और विशाल और भारी उद्योग धंधे और कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किए गए। और कृषि को है या खेती को पानी अच्छी तरह से मिले, इसके लिए भाखड़ा, नंगल, दामोदर जैसे विशाल बांध बनाए गए हैं। और इस योजना के परिणाम राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। इन सभी योजना की वजह से क्या हो गई, जो राष्ट्रीय आय थी इसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। यहाँ पे फोटो दी गई है, भिलाई के जो इस्पात का कारखाना है उसका एक चित्र यहाँ पे दिया गया है। अभी है तीसरी पंचवार्षिक योजना 1961 से लेके 1966। इस योजना में उद्योग और कृषि के विकास के बीच संतुलन और समन्वय साधना था। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय में वृद्धि लाना, भारी उद्योग, परिवहन और खनिज उद्योगों का विकास करना, फिर विषमता का उन्मूलन करना और रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध करना इस योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। जैसे जैसे ये पंचवार्षिक योजनाएं आगे आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे उसकी जो है क्या होती गई, वृद्धि होती गई। मतलब आगे आगे जो है सरकार सोचने लगी। शुरुआत में कृषि के बारे में सोचा, फिर दूसरी पंचवार्षिक योजना में उन्होंने उद्योग धंधों के बारे में सोचा, अभी तीसरी पंचवार्षिक योजना में उन्होंने राष्ट्रीय आय, परिवहन, इन सभी बातों के ऊपर क्या किया, ध्यान दिया था। तीसरी पंचवार्षिक योजना के बाद 3 एक वर्षीय योजना हुई 1966 से लेकर 1969, मतलब 3 वर्षीय की योजना भी एक चलाई गई। इस कालावधि में भीषण अकाल का सामना करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा अकाल पड़ा था। चीन का आक्रमण और पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के कारण सरकार को विकास कार्यों की अपेक्षा रक्षा और अकाल निवारण की ओर अधिक ध्यान देना पड़ा। इन सभी बातों से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा दबाव आ गया। तो जो तीसरी पंचवार्षिक योजना में अचानक बीच में एक 3 वर्षीय योजना बनानी पड़ी, क्योंकि उस समय अकाल भी पड़ा था और चीन और पाकिस्तान इन दोनों देशों का हमला भी हुआ था। इसलिए उन समय देश को इन सभी सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना और साथ ही साथ अकाल नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा जरूरी था।